Hello everyone, this is Pasha and we are back with more lectures on circular motion. Or like before this lecture, we have looked only the concept of the arc length, angular speed, centripetal acceleration, the basic concept of centripetal force. Or then we are looking for the applications of circular motion, जहाँ पे like we are observing practical cases and we are trying to figure out the equation for centripetal force. इससे पहले friction का एक case हम discuss कर चुके हैं, how on a flat circular track friction serves as the centripetal force, जहाँ पे I was using this toy car to explain you how friction serves as the centripetal force. जब ऑब्जेक्ट एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो किस तरह से फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द सेंट्रीपिटल फोर्स. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स अनदर केस जहाँ पर है अब दोबारा सर्कुलर पाथ कार ही मूव कर रही है, बट आपने बहुत कॉमनली ऑब्जर्व किया होगा अक्सर रोड पर, पर्टिकुलरली जबकि रेडियस कम होता है यानी कि यू टर्न्स वगैरह पर और दूसरी जगहों पर भी आपने देखा होगा कि अक्सर लाइक टर्न करते समय आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपको रोड मिलता है ना, डेट इज अ लिटिल टिल्टेड. लाइक बजाय इसके कि आप अपनी गाड़ी को यूं मूव करते हो, आप फील करते हो कि जो आपका रोड है ना वो थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है. नाउ द टिल्टेड रोड एक्चुअली हेल्प्स यू अ लॉट, लाइक काफ़ी हेल्प करता है रोड का सिर्फ टिल्ट हो जाना in order to keep you in the circular motion, and that gives the driver a leverage कि वो अपनी speed भी थोड़ी सी बढ़ा सकता है, because there is comparatively more centripetal force available or the resultant force available that acts towards the center that can serve as the centripetal force अगर कि आपका रोड जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे banked हो, थोड़ा सा रोड tilted हो. तो let's look into the case a car cornering on a banked road. ठीक है जी. तो अगर आपका लाइक गाड़ी जो है वो थोड़े से बैंक सरफेस पे घूम रहा है, लाइक अब की बार लेट से आपका सरफेस जो है ना वो थोड़ा सा टिल्टेड है, तो बजाय इसकी कि आप फ्लैट सरफेस पे आप थोड़ा सा बैंक हुआ हुआ है ना, तो ऐसे में क्या होता है लाइक अगर आप अपनी गाड़ी का बैक व्यू देखोगे ना तो आपको गाड़ी बैक से थोड़ी सी टिल्टेड नजर आएगी, तो आप को कुछ इस तरह का व्यू मिलने वाला है. लाइक दिस इज द बैक ऑफ योर कार, ये बैक व्यू है और ये आपके एक इंक्लाइंड सरफेस पर मौजूद है ना. ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल हो या इंक्लाइंड हो, कुछ भी हो, वेट तो उसका हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ही लाई करेगा. तो यहाँ पर भी इसका वेट डाउनवर्ड है, लेकिन बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो आपकी कार है वो अब एक टिल्टेड सरफेस पर मौजूद है, तो जो आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ना वो पहले हॉरिजॉन्टल थी तो ऊपर की तरफ जा रहा था, अब क्या होगा थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाएगा इस तरफ. तो दिस इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. अब थोड़ी सी हमें ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी. वो ज्योमेट्री ये है कि अगर आपका इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो इसका मतलब ये है कि जो आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा थीटा. क्या बनाएगा? थीटा एंगल बनाएगा. नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दिस. थोड़ा सा वैसे आपने एएस में ये पढ़ा हुआ है, बट थोड़ा सा और कोशिश कर लेते हैं आपको समझाने की. भाई देखो, आप यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ये आपका इंक्लाइंड सरफेस है. अगर आपका इंक्लाइंड सरफेस एंगल के हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो ऑटोमेटिकली जो आपका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है ना वो वर्टिकल के साथ एंगल बनाएगा थीटा. द एंगल ऑफ द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल इज गोइंग टू बी थीटा. नाउ हाउ, आपने ये इसमें पढ़ा हुआ है बट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ. लेट्स सी दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, so we can observe this right angle triangle जिसमें this is theta. यानी ये तो पहले आप लोग मानते हो ना भाई कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. पैरेलल लाइंस एक किसी भी एक्सिस के साथ एंगल सेम बनाती हैं. तो अगर आपकी ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली अगर मैं एक नॉर्मल पैरेलल लाइन बना दूं उसके, तो वो भी एंगल वही बनाएगा थीटा. नाउ दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें दिस इज 90 डिग्रीज and this is theta. अब अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल होगा ना, this angle is going to be 90 minus theta. ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 minus theta. आप समझ रहे हो ना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 है, पूरा सम 180 होना चाहिए. इसका मतलब इन दोनों को ऐड होके कितना बनाना चाहिए? 90 बनाना चाहिए. तो दिस इज थीटा, दिस इज 90 minus theta. आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब अगर आप एक लाइन यू बनाते हो ऐसे, तो ये जो एंगल है दिस इज 90 डिग्रीज. ठीक है. नाउ इफ दिस इज 90 डिग्रीज,
एंड दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थीटा। अब समझ लो, अगर ये पूरा 90 है और ये अभी हमने देखा था दिस इज 90 माइनस थीटा, तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा थीटा। या रिवर्स वेरीफाई ऐसे कर लो क्या कि भाई ये पूरा अगर 90 है और ये थीटा है तो ऑटोमेटिकली ये 90 माइनस थीटा होना चाहिए। या ऐसे कर लो कि भाई अगर ये 90 माइनस थीटा है तो दिस हैज टू बी थीटा। अच्छा, अब अगर ये थीटा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि ये भी थीटा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, सो ऑब्वियसली दैट विल बी थीटा एज वेल। तो व्हाट आई कैन से इज कि अगर मेरा हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर मेरा इंक्लाइंड सरफेस हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो जो मेरा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है वो वर्टिकल के साथ भी एंगल बनाएगा थीटा। नाउ व्हाट आई कैन डू हियर इज कि मैं इस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट बना सकता हूं। दिस विल बी n cos थीटा एंड दिस विल बी n sin थीटा। रूल सिंपल है, जो साइड जिधर थीटा लाई करता है वो n cos वो cos से निकलता है, दूसरा वाला साइड n sin थीटा वो sin थीटा से निकल जाएगा। तो नाउ आई हैव टेक्निकली थ्री फोर्सेस। पहले दो फोर्सेस थी, वेट और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ये जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है इसके मैंने दो कंपोनेंट बना दिए, n cos थीटा और n sin थीटा। अब क्या होगा भाई, अब आप जरा समझो इस चीज को, लाइक अब मैं नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स को भूल जाता हूं, तो ऑब्जेक्ट अगर वर्टिकल डायरेक्शन में ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसका मतलब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्सेस दोनों एक दूसरे के बराबर है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ये जो n sin थीटा है ना, दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। भाई आपका ऑब्जेक्ट जो है ना, लेट्स से एक सर्कुलर पाथ पे इंक्लाइन मूव कर रहा था, तो लेट्स से ये आपका ऑब्जेक्ट है, सही है। ऐसे पहले क्या था भाई, वेट डाउनवर्ड, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर, ये आपका सर्कुलर पाथ था। आपका सरफेस क्या हो गया, थोड़ा सा इंक्लाइंड हो गया। जब आपका सरफेस इंक्लाइंड हो गया तो अब लेट्स से वेट तो डाउनवर्ड ही है, लेकिन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यूं जा रही है, तो इसके दो हिस्से हो जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, n cos थीटा और n sin थीटा। ये जो n sin थीटा आप देख सकते हो कि जो आपका सर्कुलर पाथ है ये इसके सेंटर की तरफ जा रहा है। सो हियर इन दिस केस n sin थीटा इज सर्विंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो मूविंग ऑन, अब अगर मैं मिसाल के तौर पर इसी का आपको ये बैक व्यू था, अगर मैं आपको इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो लाइक अपरेंटली आपको सेम ही व्यू मिलेगा, कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा। लाइक ऊपर से आपको वही नज़र आ रहा होगा कि जी आपकी कार है जो कि ऊपर से जा रही है और मज़े से जा रही है, और ये आपका सर्कुलर पाथ है। इस सर्कुलर पाथ में आपको एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए जो कि इस सर्कुलर पाथ के सेंटर की तरफ जा रही होगी। इन द प्रीवियस केस दैट सेंट्रीपिटल फोर्स वाज फ्रिक्शन, बट अब यहाँ पे आपका प्रॉपर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है जो कि अच्छी खासी वैल्यू होती है उसकी, दैट इज अवेलेबल as a force which is acting towards the center of the circle, and this time ये जो आपकी centripetal force है, this is actually this n sin theta which is serving as the centripetal force। तो अगर आप ऊपर से देखोगे ना तो आपको क्या नजर आएगा, आपको अगेन n sin theta इधर जाता हुआ नजर आएगा, n cos theta ऊपर जाता हुआ नजर आएगा और वेट नीचे। तो वेट और n cos थीटा दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी वेट इज mg, n cos थीटा इज द अपवर्ड फोर्स, दे विल बी इक्वल टू ईच अदर बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज मेंटेनिंग इट्स एल्टीट्यूड, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। और ये जो n sin थीटा है दैट इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड दैट इज द रिजल्टेंट फोर्स that acts towards the center. This is n sin theta which is my centripetal force. So Fc equal n sin theta, and centripetal force is n sin theta, and centripetal force is mv square over r या mr omega square. So I can keep this equation also लाइक हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें डिफरेंट प्रैक्टिकल केसेस में ना ये डिटरमिन करना है कि भाई विच फोर्स इज सर्विंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, कि भाई ये वाली फोर्स है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रही है, उसकी इक्वेशन बना देनी है। उसके बाद कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यूज दी हुई होंगी, फिर इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना। आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ट्रिकी पार्ट होगा, बट द एक्चुअल पार्ट इज फिगरिंग आउट दिस इक्वेशन that gives you the equation for centripetal force. Now, अगर आप ये लेक्चर गौर से सुन रहे हैं और आपने इससे पिछला लेक्चर भी बड़े गौर से सुना है, तो अभी एक सवाल है जो कि आपके दिमाग में घूम रहा होगा, और वो क्वेश्चन ये है कि सर वेयर द हेल इज फ्रिक्शन एक्टिंग। सर आखिर फ्रिक्शन कहाँ एक्ट कर रहा है? अभी पिछले पार्ट में जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर
यू लाइक हॉरिजॉन्टल सर्किल में मूव कर रहा था, एक फ्लैट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा था, तो फ्रिक्शन ही हमारी ज़िंदगी थी। मर जाएंगे हम फ्रिक्शन ना हो, ट्रैक से बाहर निकल जाएंगे, फ्रिक्शन ये फ्रिक्शन वो, फ्रिक्शन हमारे अब्बू पता नहीं क्या क्या, एंड ऑल ऑफ अ सडन अब आप कह रहे हो यार फ्रिक्शन का कोई जिक्र ही नहीं है। मतलब इतनी नाइंसाफ़ी कि कोई फ्रिक्शन के ऊपर बात ही नहीं हो रही है। आई एम प्रीटी श्योर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि सर वेयर इज़ फ्रिक्शन, अचानक से कहाँ चली गई फ्रिक्शन। तो आप अपना दिल छोटा ना करें, अभी बात करते हैं इसके ऊपर, इसी पर बात करते हैं। वेयर इज फ्रिक्शन एक्टिंग, सर आखिर फ्रिक्शन कहाँ चली गई, वेयर इज फ्रिक्शन एक्टिंग। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू वेयर द फ्रिक्शन इज एक्टिंग। देखो पिछले पार्ट में हमने ये देख लिया कि भाई किस तरह हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ n sin थीटा इज सर्विंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एवरीथिंग। अब n sin थीटा की वैल्यू ना लाइक काइंड ऑफ फिक्स वैल्यू है, एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट फोर्स अवेलेबल होगा तो n sin थीटा की एक फिक्स वैल्यू है जो कि अवेलेबल है। अनलाइक फ्रिक्शन विच इज सेल्फ एडजस्टिंग, पिछले केस में फ्रिक्शन था ना तो वो सेल्फ एडजस्टिंग था, कभी ज़्यादा कभी जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी, अनलेस कि आपकी रिक्वायरमेंट अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज़्यादा हो जाए। अभी तो मैंने फ्रिक्शन की बात ही नहीं की, मैंने कहा n sin थीटा इज सर्विंग एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जब आप अपनी कार को किसी सर्कुलर ट्रैक पर लेकर आते हो, कुछ ऐसे कि वो ट्रैक थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस तरह से, ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द मास ऑफ द कार और द ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ एंड द स्पीड विद विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि आपको कितनी सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है ना, mv²/r या mr⍵² यूज कर लो, दिस विल टेल यू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा अवेलेबल क्या है टुवर्ड्स द सेंटर, available is n sin theta, that is the force which is available towards the center। अब जरूरी नहीं है कि जितनी फोर्स आपको चाहिए उतनी ही फोर्स लाइक n sin theta की फॉर्म में अवेलेबल है और ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मजे से टिक जाए, बल्कि व्हाट हैपेंस इज दैट एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स या तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है या तो आपकी स्पीड कम हो जाती है, यानी वो पर्टिकुलर स्पीड नहीं होती जिस पर लाइक द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्चुअली इक्वल टू द अवेलेबल resultant force that acts towards the center, which is n sin theta here. I need your real attention because this is a really important concept to understand. अगर मिसाल के तौर पर आप क्या करते हो, आप बहुत ज़्यादा फास्ट आते हो, ठीक है, आप इतना फास्ट आ रहे होते हो कि आपको जो सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द अवेलेबल रिजल्टेंट फोर्स दैट एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर, यानी कि n sin थीटा से ज़्यादा है। तो आप क्या करोगे, आप ट्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। तो लेट्स से दिस इज योर ट्रैक ना, तो आप क्या करोगे, आप ट्रैक से बाहर कैसे निकलोगे, सर्कुलर पाथ में जब टिल्टेड सरफेस होगा तो आप ट्रैक से बाहर ऐसे निकलोगे कि आप ट्रैक से ऊपर जाओगे। लाइक अगर आपका ये सर्कुलर पाथ है ना, आपकी गाड़ी आ रही थी, लेट्स से आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी ना, तो वो लोग जो ड्राइव करते हैं उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी आप टर्न पर टिल्टेड सरफेस और अपनी स्पीड बढ़ा दो तो आपकी गाड़ी जो है ना वो ऊपर की तरफ स्किड करती है, आपकी गाड़ी ऊपर जाने की कोशिश करती है। वो होता ये कि आपकी जो कार है ना वो सर्कुलर पाथ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। नाउ दिस इज वेयर फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन। जब आपकी ऑब्जेक्ट बाहर की तरफ स्किड करने की कोशिश करता है ना, तब फ्रिक्शन एक्ट्स डाउन द इंक्लाइंड प्लेन ताकि वो उसे बाहर ना जाने दे। जब आप ओवर स्पीडिंग करते हो, आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा होती है, तो योर ऑब्जेक्ट विल टेंड टू गो अप द इंक्लाइंड सरफेस। उस वक्त क्या होता है, फ्रिक्शन नीचे की तरफ एक्ट करती है और कोशिश करती है कि आपको बाहर ना जाने दे। हाँ, अगर इतनी ओवर स्पीडिंग कर लोगे, फ्रिक्शन भी हार मान जाए तो ट्रैक से बाहर निकल जाओगे, दैट्स द अदर डिस्कशन। सिमिलरली पहले हम वो केस डिस्कस करते हैं अगर आप स्लो आ रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपका ऑब्जेक्ट इतना स्लो है कि उसकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स अ लॉट ऑन द स्पीड, आपकी स्पीड कम है ना, तो यू विल टेंड टू स्लाइड डाउन द सर्कुलर पाथ। अब जब आप क्योंकि भाई n sin थीटा टुवर्ड्स द सेंटर अवेलेबल है वो ज़्यादा है और वो फोर्स यानी आपकी जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कम है और टुवर्ड्स द सेंटर जो रिजल्टेंट फोर्स अवेलेबल है वो ज़्यादा है, तो ऐसे में ऑब्जेक्ट विल टेंड टू गो इन टू द सर्कुलर पाथ। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ के अंदर जाने की कोशिश करेगा। ऐसे में फ्रिक्शन क्या करेगा, अप द इंक्लाइंड सरफेस एक्ट करेगा ताकि वो आपको नीचे जाने से रोक सके। तो इसलिए एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी स्पीड कम भी हो तो ऐसा नहीं होता कि आप सर्कुलर पाथ के अंदर ही आ जाओ, क्योंकि यूजली इतनी सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल होती है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करके आपको सर्कुलर ट्रैक के अंदर जाने से या इंक्लाइंड सरफेस पे नीचे आने से रोक देती है। तो इफ द कार ट्रैवल्स अराउंड द बेंड टू स्लो
it will tend to slide down the slope and friction will act up the slope to keep it on course. ठीक है, ये वो केस है जबकि n sin थीटा ज़्यादा है और mv²/r कम है. लाइक आपकी स्पीड कम है तो आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कम है, बट जो अवेलेबल है वो तो फिक्स है ना, n sin थीटा, लेट्स से वो ज़्यादा है. तो व्हाट विल हैपन इज कि आपका ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ से नीचे यानी अंदर आने की कोशिश करेगा, तो वो इंक्लाइंड सरफेस से नीचे स्किड करने की कोशिश करेगा. एट दिस टाइम फ्रिक्शन विल एक्ट अप द सरफेस. ये मैं यहाँ पे फ्रिक्शन को मार्क कर देता हूँ, ये देखें, ये मैंने ब्राउन पेन से फ्रिक्शन को मार्क कर दिया. तो दिस फ्रिक्शन विल गो, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस एक्ट करता है. फ्रिक्शन ऐसे किसी भी एंगल पे एक्ट नहीं करता, फ्रिक्शन हमेशा अलोंग द सरफेस एक्ट करता है. तो इफ़ यू आर टू स्लो, that the resultant force that acts towards the center, that is n sin theta, is pulling you inside the circular path, तो वहाँ पे friction will act up the circular path to keep you on course. Similarly, अगर आप इसी का उल्टा कर दें, अगर आप स्पीडिंग ज़्यादा कर लेते हो, ओवर स्पीडिंग कर लेते हो, तो इफ द कार ट्रैवल्स टू फास्ट इट विल टेंड टू स्लाइड अप द स्लोप. आपका गाड़ी ऊपर जाने की कोशिश करेगा एंड नाउ द फ्रिक्शन एक्ट्स डाउन द स्लोप. अब क्या होगा, अब आपकी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ज़्यादा हो गई है और अवेलेबल रिजल्टेंट फोर्स जो कि टुवर्ड्स द सेंटर हमारे पास मौजूद है, दैट इज n sin थीटा, वो कम है एज कम्पेयर टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एज कैलकुलेटेड बाय mv²/r. तो अब की बार आपका ऑब्जेक्ट ट्रैक से बाहर निकलने की कोशिश करेगा. ट्रैक से बाहर कैसे निकलेगा, वो सरफेस पे ऊपर की तरफ स्किड करेगा. तो उस केस में जो आपका फ्रिक्शन है वो कहाँ ऐड करेगा, वो डाउन द इंक्लाइंड सरफेस ऐड करेगा ताकि वो उसे बाहर ना ले जा सके. तो एट टाइम्स अगर आपकी स्पीड कम ज़्यादा हो भी जाए तो आपको ऐसा फील नहीं होता कि भाई गाड़ी बाहर या अंदर जा रही है, बिकॉज फ्रिक्शन यूजली जो बाकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर देता है, ऑब्जेक्ट को उस अपने सर्कुलर पाथ के कोर्स पर ही मेंटेन रखता है. बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पर्टिकुलरली ओवर स्पीडिंग के केस में अगेन फ्रिक्शन एज अ लिमिट. अब मैंने ये कह दिया कि आप ओवर स्पीडिंग करोगे तो आप यूजली बाहर नहीं जा पाते क्योंकि फ्रिक्शन आपको अंदर खींच देता है. बट अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रिक्शन हैज अ लिमिट. अगर आप इतना ओवर स्पीडिंग कर दोगे ना, n sin थीटा आपको सर्कुलर पाथ पे रख पा रहा है, ना फ्रिक्शन आपको रोक पा रहा है, तो भाई फिर खुदा का खौफ करो, फिर ट्रैक से बाहर निकलोगे और फिर बहुत बुरा होगा. तो प्लीज़ आप स्पीड लिमिट को रिस्पेक्ट दें. तो दैट इज द थिंग हियर, इफ फ्रिक्शन इज इनसफिशिएंट इट विल मूव अप द स्लोप एंड कम ऑफ द ट्रैक. ऑब्जेक्ट क्या होगा, आपके ट्रैक से बाहर निकल जाएगा. अच्छा, एक और चीज़ बिफोर वी एंड द डिस्कशन, अक्सर लोग लाइक जब ऑब्जेक्ट ऐसे टिल्टेड सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा होता है तो लोगों को हमेशा सवाल ये होता है कि सर कभी कभी लाइक गाड़ियाँ, पर्टिकुलरली वो ज़रा जो ऊंची गाड़ियाँ होती हैं वो टॉपल कर जाती हैं, वो उलट जाती हैं, तो सर उसमें क्या सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल है. तो इसमें लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स का कोई खास रोल नहीं होता इनकी टॉपलिंग में. ये वही ओ लेवल्स का कॉन्सेप्ट है कि लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी. मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर देता हूँ. फॉर एग्जांपल, ये एक फ्लैट सरफेस है, यहाँ पे एक कार है, ठीक है ना. तो ये लेट्स से कार का बैक व्यू है, मैंने ऑर्डिनरी सा बैक व्यू बना दिया. इसका वेट डाउनवर्ड है, ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स अपवर्ड है, फेयर इनफ. अच्छा, अब क्या होगा, लेट्स से आपके पास यही सरफेस टिल्टेड हो गया इस कार में, ठीक है. तो ये कार अब कुछ इस तरह से दिखेगी, राइट. इसका जो वेट है वो अभी भी डाउनवर्ड है, बट ये कार अभी टॉपल नहीं होगी. क्यों नहीं टॉपल होगी, उसकी वजह ये है कि ये आपका लेट्स से ये जो पिवट है ना, लेट्स से दिस इज योर पिवट, ये जो आपकी फोर्स है ना वेट, ये इस पिवट के अबाउट एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जो कि विच विल बी इन दिस डायरेक्शन, या इसको यूँ समझ लो दिस विल बी क्लॉकवाइज, राइट. सिमिलरली अब अगर यही प्रॉब्लम आ जाए कि अगर आपकी गाड़ी ना लाइक थोड़ी सी ऊंची है, ठीक है, तो हमने वो लेवल से ही पढ़ा था कि भाई जब कोई चीज़ बहुत लंबी होती है और उसका बेस एरिया कंपैरेटिवली कम होता है तो उसमें स्टेबिलिटी के इश्यूज आते हैं. तो अभी तक तो ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस में तो ये लेट से कोई बस है जो काफ़ी ऊंची बस है और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका वेट ऐड कर रहा है तो सब कुछ बस जा रहा है, ठीक है. अब यही अगर सरफेस आपका टिल्ट कर जाता है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपका जो बस है वो ऐसे दिखेगा. अब भाई बस आपका यूं हो जैसे भी हो, इसका वेट स्टिल का ऐड करेगा towards the center of the bus, तो वो डाउनवर्ड ऐड करेगा. दिस इज द वेट. अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो आपका पिवट है ना, इस पॉइंट के अबाउट ये जो आपका वेट है ये प्रोड्यूस कर देगा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट. अब इस एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से आपका ये जो पूरा लाइक बस है ना ये टॉपल कर जाएगी. तो इसका ताल्लुक इस चीज़ से है कि यार आपका लाइक टॉपलिंग का ताल्लुक यूजली इस चीज़ पर होता है कि आपका जो व्हीकल है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे होना चाहिए. लाइक वो जितना ऊपर होगा उतना ज़्यादा
उसकी स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होगी और वो अनस्टेबल होगा और किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस के केस में उसकी टॉपलिंग के चांसेस होंगे. बट दिस हैज नथिंग टू डू विद लाइक द अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स और एनीथिंग. तो जस्ट टू बी ऑन दैट, क्योंकि बहुत कॉमनली क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं, तो इसलिए आई थॉट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग दिस in the same lecture. So that's all folks for the discussion on a car cornering on a banked surface or a banked road. I hope this lecture was helpful to you. Please do let us know about how helpful these lectures were, and feel free to ask your queries, your questions on the comment section. मिलते हैं इंशाल्लाह next lecture में with more examples of circular motion, and we'll try to figure out कि और further examples में किस तरह कौन सी फोर्सेस सर्व कर रही है एज द सेंट्रीपिटल फोर्स. अपना बहुत ख्याल रखिएगा.